जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम फिजिक्स का बड़ा एक अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो है न्यूटन का ग्रेविटेशन का कानून, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो बच्चों ये बड़ा अहम है, आपके पेपर में लॉन्ग भी आता है, शॉर्ट भी आता है। तो कैसे आता है पेपर में बच्चे सवाल हल कराने जो होते हैं, हल करने के बाद आपको बताया जाएगा कि अगर 4 नंबर का है तो आपने कैसे हल करना है, 2 नंबर का आपके पेपर में हल आता है तो आपने कैसे हल करना है। तो बच्चों आमतौर पर ये लॉन्ग आपके पेपर में आता है न्यूटन्स का ग्रेविटेशन का कानून। तो बच्चों याद रखना, सबसे पहले आपने इसको डिफाइन करना है, तारीफ लिखना है। तो देख रहे तारीफ जरा, अक्सर स्टूडेंट तारीफ में गड़बड़ जाते हैं, तो कर जाते हैं। तारीफ में इसके दो बातें बताई गई हैं कि कायनात में मौजूद हर जिस्म दूसरे जिस्म को एक ऐसी फोर्स से अपनी तरफ कशिश करता है या खींचता है जो उन दोनों जिस्म के मास के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके मराकज के दरमियान फासला के मुरब्बा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जी बच्चों डेफिनेशन दोबारा देख लें कि कायनात में मौजूद हर जिस्म दूसरे जिस्म को एक ऐसी फोर्स से अपनी तरफ कशिश करते हैं या खींचते हैं जो दोनों इंसान के मासस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उन दोनों इंसान के मराकज के दरमियानी फासला के मुरब्बा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अक्सर स्टूडेंट जो होते हैं ये फासला के मुरब्बे का लफ्ज़ जो होते हैं वो भूल जाते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो इसमें से ये दो चीजें देख लें, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। अगर ये मैथ का लेकर फिजिक्स में बच्चों ये साथ साथ चलेगा। दो मिकदारों के दरमियान ऐसा तलब, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बच्चे में बात कर रहा हूं, दो मिकदारों के दरमियान ऐसा तलब जिसमें एक मिकदार को बढ़ा दिया जाए तो दूसरी मिकदार भी बढ़ जाए, या एक मिकदार को कम कर दिया जाए तो दूसरी मिकदार भी कम हो जाए। मिसाल के तौर पर हम एक चीज ज्यादा खरीदते हैं, मतलब हम चीनी खरीदते हैं, आप 10 किलो चीनी खरीदते तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और अगर 5 किलो चीनी खरीदते तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। दो मिकदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक जिसमें एक मिकदार को कम किया जाए या ज्यादा किया जाए तो दूसरी मिकदार उसी निस्बत से बढ़ जाए या कम हो जाए। दो मिकदारों के दरमियान ये वाला ताल्लुक आपको बच्चे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहलाता है, उर्दू में इसको तनासब रास्त कहते हैं। और उनके मार्के में फासला इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बच्चे इनवर्सली प्रोपोर्शनल दो मिकदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक जिसमें एक मिकदार को बढ़ाया जाए तो दूसरी मिकदार जो होती है उसी निस्बत से कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर हम एक जगह से दूसरी जगह जो होते हैं जब जाते हैं अपनी स्पीड को ज्यादा कर देते हैं, जाते हुए मोटरसाइकिल है या साइकिल है तो हमें कम वक्त जो होता है वो लगता है। तो दो मिकदारों के दरमियान ऐसा ताल्लुक जिसमें एक मिकदार को बढ़ा दें या कम कर दें तो दूसरी मिकदार भी उसी निस्बत से वो बढ़ जाती है। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये उलट ताल्लुक है, एक को बढ़ा दे दूसरी कम हो जाएगी, एक को कम कर दे दूसरी ज्यादा हो जाएगी। तो बच्चों देख लें यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है और याद रखने बच्चे 2 नंबर की है। आगे बसात में ये फर्ज किया कि दो इंसान ए और बी जिनके मासेस बेतरतीब m1 और m2 है और दोनों इंसान के मराकज के दरमियान फासला आपका d दिया गया, तो न्यूटन के ग्रेविटेशन या न्यूटन के कानून के मुताबिक बच्चे तो आपने डायग्राम भी बनानी है। ये आपका जिस्म ए है, दूसरा जिस्म आपका बी है। जिस्म ए के मास को m1 से ज़ाहिर किया गया जबकि जिस्म बी के मास को m2 से ज़ाहिर किया गया, और डी ये दोनों अजसाम ए m1 और m2 जो आपके मासेस हैं इनके बराकस का दरमियानी फासला है। और f1 जो कि वो फोर्स है जो जिस्म ए बी पर लगाता है, और f नेगेटिव आप लिख सकते हैं वो फोर्स है जो जिस्म बी ए पर लगाता है। कायनात में तमाम इंसान एक दूसरे को कोशिश करते हैं, चाहे जिस्म बड़ा हो या जिस्म छोटा हो। मिसाल के तौर पर आपकी बुक में पूछेगा क्या सेब भी जमीन को खींचता है, तो बच्चे याद रख ले सेब भी जमीन को खींचता है, हम भी जमीन को खींचते हैं, लेकिन जमीन के मुकाबले में चूंकि हमारा मास जो होता है वो बहुत थोड़ा है इसलिए हमारी कशिश जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है। जमीन जो कि मास के लिहाज से बहुत बड़ी है, तो इसलिए आप दूसरे बच्चे चाहे तो आप इनकी जिस तरह ये डायग्राम थोड़ी सी छोटी बनी है बड़ी बनी है तो ये कोई ऐसा मसला है, चाहे एक जैसी बना ले, चाहे एक को छोटी बना ले, चाहे एक को बड़ी बना ले, ये कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बच्चे देखिए ये आपका जिस्म ए जिसका मास m1 है, ये आपका जिस्म बी है जिसका मास m2 है, डी इन दोनों इंसान के सेंटर के दरमियान मराकज के दरमियान फासला है। तो अब आपने बच्चे इसकी दोनों कंडीशन देखनी। पहली कंडीशन थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि ये लगने वाली फोर्स कशिश की फोर्स जो होती है जिसको हम F से ज़ाहिर करते हैं, ये F जो होती है वो कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों इंसान के मासेस के हासिल ज़रब की। तो इसका मतलब है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2। आप ज़रब की अलामत लगा लें या ना लगाएं, तो बच्चे ये वाली प्रोपोर्शनल या तनासब की अलामत होती है, दो मिकदारों के दरमियान ताल्लुक को ज़ाहिर करती है, ये प्रोपोर्शनल को ज़ाहिर करती है, चाहे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो चाहे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अब हम दूसरी सूरत देखें, आपने मुझे पूछा है कि इनके मराकज के दरमियान फासला के मुरब्बा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये फोर्स वही आपकी F ही है, और ये वाली फोर्स जो होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोनों इंसान के दरमियान जिसको आपने d से ज़ाहिर किया है इसके मुरब्बा के। यानी
कशिश की फोर्स, दो अजसाम के दरमियान कशिश की फोर्स F जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास 1 और m2, m1 और m2 के हासिल ज़रब के, और यही फोर्स जो होती है ये रिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/d² के। बट जो होती है आपकी रिवर्सली प्रोपोर्शनल बच्चे हमेशा बटे में लिखी जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बटे में लिखी जाती है। तो ये आपके जो अलामत लगा दी है अल्फा की तरह है, अल्फा ये है तो ये आपकी बच्चे प्रोपोर्शनल की अलामत होती है, ये वाली जिसको तनासुब की अलामत कहते हैं, दोनों के लिए आपने एक लगानी है। अब बच्चे आप दोनों को यकजा कर रहे हैं, दो रिलेशन आपके दिए गए हैं, इसको आप 1 और 2 भी कह सकते हैं, दो रिलेशन है, इन दोनों को आपने यकजा कर देना है। तो ये वाली f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। m1 बच्चे आपका ऊपर आ जाएगा और ये आपका d2 बटे में आ जाएगा d का स्क्वायर। ये d2 बचे नहीं है, ये d का स्क्वायर है, क्योंकि फार्मूले में देखें लिखे फासला के मुरब्बा के, तो ये आपका फासला है, ये d का मुरब्बा, आपने d के नीचे 2 लिख देना, इसके ऊपर आप 2 लगाना है। अब बच्चे आपने प्रोपोर्शनल की अलामत जो होती है इसको खत्म कर देना है। तो बच्चों याद रख लें, जब ये प्रोपोर्शनल की अलामत खत्म करते हैं तो हमेशा बराबर की अलामत लगा दी जाती है और कोई ना कोई कांस्टेंट लिया जाता है। यहाँ पे सहस्त्र को कांस्टेंट निकाला हुआ है जिसको हम कहते हैं न्यूटन कांस्टेंट। बच्चे प्रोपोर्शनल की अलामत आपने खत्म कर देनी है, ठीक है जी। और यहाँ पे हमेशा बराबर की अलामत लगानी, जब भी प्रोपोर्शनल की अलामत खत्म होगी बराबर की अलामत लग जाएगी। और यहाँ पे आपने जी कांस्टेंट है जिसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, हमेशा आपने यही लेना है। बाकी आपको देखिए m1 m2 उसी तरह लिखे है, d भी आपको उसी तरह प्रोपोर्शनल की अलामत को खत्म करके आपने यहाँ पे क्या लगा देना, बराबर की अलामत, और यहाँ पे जी आपने बच्चे कांस्टेंट ले लेना है। तो यहाँ पे जी क्या चीज है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी कीमत जो होती है वो बच्चे आप याद कर लें, आपके पेपर में मुझे आती है 6.673 into 10 raised to power minus के 12 आता है। ये कैसे निकालते बच्चे, मैं इधर आपको लिख देता हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपके +2। तो बच्चे ये कैसे यहाँ से निकालते हैं, दरअसल हमने कीमत जी की जब निकालेंगे तो जी इस तरफ रहेगी, ये डी सिर्फ खाकर ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये डी को दोनों तरफ इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बच्चे आपने करना नहीं है, आपका सिर्फ यहाँ तक हल होगा, जो डी डी से कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ आपका डी का स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा एफ डी का स्क्वायर, और ये वाली रकम आपकी खत्म करेंगे तो आपके बच्चे चलेंगे बटे m1 आपका इनटू आ जाएगा m2। एफ का यूनिट होता है न्यूटन, आपका न्यूटन आ गया, डी डिस्टेंस फासला है, फासले का मीटर होता है, तो ये पे डी का स्क्वायर है तो m का स्क्वायर आ जाएगा। और ये आपके मासेस है m1 m2 मासेस है, तो बटे में केजी का स्क्वायर बटे, जब बच्चा में इसका बटा खत्म करेंगे ऊपर लेकर जाएंगे तो आपका माइनस में आ जाएगा। तो बच्चों ये वाला स्टेप समझने के लिए तो ठीक है आपने कर लेना है, लेकिन ये आपके पेपर का हिस्सा नहीं है। आपने पेपर में सिर्फ यहाँ तक जाना है, डी का स्क्वायर, और यहाँ पे आपने बता दें जी, यहाँ पे जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी कीमत हर जगह कांस्टेंट बच्चे मिकदार ही वो होती है जिसकी कीमत हर जगह यकसा रहती है, और जिसकी कीमत होती है 6.673 10 raised to power minus 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ तक बच्चे आपका ये पूरा हो जाता है सवाल। अब बच्चे देख लें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितने नंबर का पेपर में आता है और हम कितना हिस्सा इसका हल करेंगे कि हमारे पूरे के पूरे नंबर हासिल हो जाएंगे। बच्चों अगर 2 नंबर का आपके पेपर में आता है तो न्यूटन का ग्रेविटेशन का कानून बयान करें, तो आपने सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखनी है और ज्यादा से ज्यादा आपने इसकी ये वाली जिसको हिसाबी शक्ल कहते हैं, इसको बच्चे मुसावात भी कहते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी कहते हैं, हिसाबी शक्ल भी कहते हैं। तो आपने तारीफ करनी है और इसके साथ इसकी हिसाबी शक्ल लाजमी आप लिख देनी है। आमतौर पर 1 नंबर की डेफिनेशन होती है और 1 नंबर इसकी हिसाबी शक्ल होती है। या अगर बच्चे तारीफ पूछी, ये बेहतर है आप तारीफ के साथ सिर्फ तारीफ पूछी गई है और ये नहीं पूछी गई इसकी मुसावात फिर भी आप लिख दें। और बच्चों अगर ये 2 नंबर की मैं बात करूं, बच्चे ये क्वेश्चन आमतौर पर 4 नंबर का आपके पेपर में आता है, तो फिर उस तरह आपने 2 नंबर आपके डेफिनेशन के हैं और 2 नंबर बच्चों आपके ये वाले लिखने की वजाहत के हैं। तो आपने सारी चीजें इसकी डायग्राम्स में ये वाले लिखने हैं और इसकी वजाहत बच्चे आपने पूरी लिखनी है, तो इंशाल्लाह आपको 4 के 4 पूरे नंबर मिल जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।